हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BPAS 184, जिसका सब्जेक्ट नेम है संभारण प्रबंधन या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और इस PDF से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इस PDF के क्वेश्चन आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स को कवर करते हैं। यहाँ पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो आपको ये PDF मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये PDF आपको किस तरह से PDF फ्री मिलेगा ये मैं आपको आगे स्टडी करते हुए बताऊंगा। दूसरा अपडेट ये है कि इसका हमारे पास एक सेट 2 PDF भी अवेलेबल है जो कि पेड होगा, लेकिन पेड प्राइस इतना कम रखा गया है कि आप सभी स्टूडेंट ईजिली उसे परचेज कर पाए। तो जो भी स्टूडेंट सेट 2 को परचेज करना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सेट 2 को प्राप्त कर सकते हैं। आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, क्या ये PDF आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कमेंट करके ये भी हमें जरूर बताएं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है, संभारण प्रबंधन के कार्य क्षेत्र तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी आपका यहाँ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि संभारण जो प्रबंधन है उसका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की बात करते हैं जो कि किसी उत्पादक क्षेत्र में लगा होता है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि वह अपने उत्पादित सामग्री और उपलब्धित सामग्री का नियंत्रण करके रखे। ठीक है, यानी अगर एक कोई फर्म है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो ये सुनिश्चित कर पाए कि उसके पास जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है तो किस मात्रा में है और कहां कहां पे है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि उत्पादन और बिक्री की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। मान लीजिए एक फर्म है और वो किसी एक प्लास्टिक उत्पाद को बनाती है, लेकिन उसके पास ये डाटा ही नहीं है कि उसने कितने प्लास्टिक के मगों को निर्माण किया है। तो इससे क्या समस्या आएगी कि जब मांग बढ़ेगी तो उसके पास सेलिंग के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर उसने बहुत अधिक प्रोडक्शन कर दिया तो जिसकी वजह से होगा क्या कि उसका वेस्टेज जा सकता है, प्रोडक्ट वेस्टेज होगा, मनी वेस्टेज होगा, क्योंकि उसको स्टोरेज के लिए भी अधिक आवश्यकता होगी। तो इन सब कारणों की वजह से देखते हैं कि जो संभारण प्रबंधन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी व्यवसाय, उद्योग या संगठन के लिए। तो अब हम संभारण प्रबंधन के अगर कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी संभारण प्रबंधन कैसे किया जाता है या उसके क्या स्टेप है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपका सामग्री की योजना बनाना। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले शुरुआती तौर पे सामग्री की योजना बनाता है। उसमें ये तय करता है कि जो हमें उत्पाद बनाना है वो कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है और किस किस स्थान पे आवश्यकता है। क्योंकि एक फर्म जो ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, तो वो अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पहले से ही पता लगाए कि कितना बनाना है और किस समय पे और किस स्थान पे उसको पहुंचाना है। तो ये इसका सबसे पहला आता है स्टेप, इसमें सामग्री की योजना बनाना। दूसरा आता है सामग्री की खरीद करना, यानी एक जो यूनिट है उसको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ उसको सामान परचेज करने होंगे बाहर मार्केट से। तो इसमें एक फर्म जो है वो सामग्री को खरीद के से जुड़ी जो मात्राएं हैं उसको एकत्रित करेगा, उसको चयन करेगा और इसमें वो क्या करेगा, विक्रेताओं से संपर्क रखेगा, अपना मूल्य निर्धारण करेगा और आपूर्ति की शर्तों को पहले से ही निर्धारित कर लेगा कि हमें जब माल चाहिए होगा तो हमें एक्स अमाउंट पे चाहिए, एक्स टाइम पे चाहिए और क्या उसके संपर्क होंगे, कैसे आप हमें डिलीवर करेंगे। तो सामग्री खरीद को भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। फिर इसमें आता है आपका सामग्री का भंडारण, यानी आप उसका स्टोरेज कहाँ करेंगे। तो स्टोरेज करने के लिए एक फर्म के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित स्थान पे उसका स्टोरेज करें और सभी प्रकार के वहां पे वातावरण उत्पन्न होने चाहिए। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है और कुछ को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक फर्म ऐसे गोदामों का प्रयोग करे जहां पे उसके अनुसार तापमान नियंत्रित हो और सामग्री का वर्गीकरण कर सके, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि किस रूम में हमें कौन सा सामान रखना है। और ये सारी चीजें आपका सामग्री भंडारण के अंतर्गत आ जाता है।
है। दूसरा आता है इसमें सामग्री का निराकरण। तो सामग्री का निराकरण से यहाँ पे मतलब है कि इसमें स्टॉक का जो स्तर है, यानी किस लेवल तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, रिटर्न कितना हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, डैमेज कितना हो रहा है, तो इन सब चीजों की निगरानी रखना सामग्री का निराकरण कहलाता है। और इसमें मात्रा जो है, सामग्री की सही मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है ताकि स्टॉक इस लेवल पे हो कि बहुत ज्यादा होने के बाद वो रिटर्न ना करना पड़े या फिर डैमेज का खतरा कम से कम हो। इसी का अगला पार्ट आता है इसमें आपका सामग्री का वितरण। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अच्छे से स्टेब्लिश करके रखें ताकि आपके जो भी चेन्स हैं, आउटलेट्स हैं, वहां तक आपका प्रोडक्ट इजीली पहुंच पाए। आपके परिवहन के साधन आपके पास तैयार होने चाहिए कि आप अपने गुड्स को, सामान को किस तरीके से भेजेंगे, क्या बाय ट्रक भेजेंगे, बाय एयर भेजेंगे या रेलवे भेजेंगे। तो इसमें वितरण की योजना बनाया जाता है सामग्री वितरण प्रक्रिया में। इसके अलावा समीक्षा और रिपोर्टिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम कार्य क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं और इसमें इन्वेंट्री जो होती है उसके स्तर की समीक्षा की जाती है और रिपोर्ट बनाया जाता है ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमें परचेजिंग करनी हो तो कितना हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पेंडिंग बचा हुआ है, कितना मंगाना है, ये चीज हम समीक्षा और रिपोर्टिंग के द्वारा तय कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी संभारण प्रबंधन का क्या महत्व है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये आपकी लागत को कम करता है। यदि आप संभारण मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो इससे होगा क्या कि हम सामान को उतना ही मंगाएंगे जितना हमें आवश्यकता होगी। क्योंकि यदि हम अपने गुड्स को एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए होगा और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है, इसलिए हमारे लागत को नियंत्रित करता है। इसके अलावा उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। एक फर्म जो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है उसको जो है अगर उसका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको समय समय पे उसको सामान मिलता रहेगा और वो अपने प्रोडक्शन को निरंतर जारी रख पाएगा। इसके अलावा ग्राहक संतुष्टि में भी लॉजिस्टिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, उसके पास समय से अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो पा रहा है तो उसकी संतुष्टि बढ़ेगी और उसका परचेजिंग भी बार बार रिसाइकल हो सकता है। इससे समय का बचत होता है क्योंकि जब वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करता है तो इसके अंतर्गत किसी फर्म का जो है समय काफ़ी बचता है क्योंकि वो कुशलतापूर्वक तरीके से कर्मचारियों को कार्यभार डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सभी कर्मचारियों का एक काम होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, जिसकी वजह से टाइम की काफ़ी बचत होती है। इसके अलावा व्यावसायिक निर्णयों में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंतर्गत हम आंकड़े, रिपोर्ट और वितरण के जो हमारे रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं और ये हमारे व्यावसायिक निर्णयों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संभारण प्रबंधन चक्र के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को उजागर कीजिए। यानी जो हमने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसके स्टेप्स क्या है, क्रियाकलाप क्या है, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कैसे वो काम करता है, इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा, आपका संभारण प्रबंधन जो है ये चीज डिसाइड करता है कि कोई संगठन के पास जो उनकी सामग्री है उसका उत्पादन कैसे होना है, कितने स्तर पे होना है, संसाधनों का किस प्रकार से स्टोरेज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एक संभारण प्रबंधन चक्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। इससे फायदा ये होता है कि वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाते हैं, स्टॉक की उपलब्धता को देख पाते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, उनकी लागत कम हो जाती है। तो ये सारे चीज उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसके अगर हम चक्रों को देखें तो इसमें पहला चक्र आ जाएगा आपका मांग का अनुमान लगाना। तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि संभारण प्रबंधन चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया जाएगा कि इसमें आप अंदाजा लगाएंगे कि भविष्य में एक प्रोडक्ट को लेकर हमारी कितनी डिमांड रहने वाली है। क्या ये डिमांड बाजार की स्थितियों पर डिपेंड करेगा, मौसम के अनुसार डिपेंड करेगा, और आप इसको ऐतिहासिक डाटा देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा दिसंबर मंथ में क्या सेल था, नवंबर मंथ में क्या सेल था। तो आप इससे आप पूरा एक अपना प्रोसेस बना पाएंगे और अपने स्टॉक को नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम मौसमी बदलाव के रूप में देखें तो कोई एक फर्म है जो कि मान लीजिए स्वेटर बनाने का काम करती है, तो उसे जाहिर से उसके पास डाटा होना अवेलेबल है कि दिसंबर मंथ में जब ज़्यादा सर्दी होती है तब वो कितने स्वेटर्स का सेल कर पाते हैं। तो इससे वो मांग का अनुमान लगाते हैं पहले ही कि इतना सेल हमारा हो सकता है और उसी के हिसाब से वो अपने पास प्रोडक्ट को है डेवलप करके रखते हैं। दूसरा आता है इसमें सामग्री की खरीद। तो इसमें दूसरा स्टेप आ जाएगा कि जब मांग का आप अनुमान
लगा लेते हैं, तब आप रॉ मटेरियल्स को परचेज करना शुरू कर देते हैं कि आपको कितने रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप प्राइस को सेटल करते हैं कि किस प्राइस पे हमें रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, और उसकी समय सीमा क्या होगी, यानी कब तक वो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। थर्ड स्टेप आता है इसमें आपका स्टॉक का भंडारण यानी कि स्टोरेज का इन्वेंट्री करना, ठीक है, यानी आपने जो प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है या आपने जो रॉ मटेरियल अपने पास लाए हैं, तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, उसकी प्योरिटी बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि आपके पास जो है एक वैल्यूएबल स्टोरेज अवेलेबल हो। इनकेस जैसे मान लीजिए आप स्वेटर का अगर कोई फॉर्म जो है बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो ऐसी जगह पे है जहां पे वाटर लीकेज है, तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। इसीलिए उसके लिए जो गोदाम होंगे अच्छे गोदाम होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई दूसरी फॉर्म है जो कि एक आइसक्रीम का उत्पादन करती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, अदरवाइज वो सारी आइसक्रीम उसकी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें सामग्री का नियंत्रण करना। तो ये जो संभारण प्रबंधन है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आपका, या इंपॉर्टेंट पार्ट है सामग्री का नियंत्रण करना। इसके अंतर्गत जो स्टॉक का स्तर है उसकी निगरानी की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है इसके अंतर्गत कि हमारे पास ना तो स्टॉक कम हो और ना ही ज़्यादा हो, क्योंकि कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन में डिले होगा और ज़्यादा होगा तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें सामग्री का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है उसको सही समय पे और सही स्थान पे भेजा जाए। अदरवाइज मान लीजिए आपको दिल्ली के किसी एक विशेष एरिया में अपना प्रोडक्ट भेजना है, ठीक है, मान लीजिए आपको जो है इसे साउथ दिल्ली में भेजना है किसी जगह पे, और आपने बाय मिस्टेक इसे नॉर्थ दिल्ली में भेज दिया, तो इससे क्या होगा कि आपकी लागत बढ़ जाएगी, टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए सामग्री का वितरण काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें आप ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। इवन एक कस्टमर भी जो अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है तो उसके लिए भी ट्रैकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ट्रैक कर पाए कि उसका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें स्टॉक की समीक्षा और समायोजन करना। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो स्टॉक होता है हमारे पास उसका हम नियमित तौर पे समीक्षा करते हैं, रेगुलर उसको चेक्स करते रहते हैं, अपडेट बना के रखते हैं कि कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन से खराब हो चुके हैं और पुराने स्टॉक हैं जिनको हमें आउटडेटेड करना है, उनको इन्वेंट्री से हटाना है, और कौन से नए स्टॉक की एंट्री करनी है। फिर 7वां स्टेप आता है इसमें सामग्री की वापसी और अपव्यय। सारे ही प्रोडक्ट्स देखिए किसी भी फॉर्म में सेल नहीं होते हैं, उनके पास काफी प्रोडक्ट्स रिटर्न्स आते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डैमेज और वेस्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे डैमेज वेज प्रोडक्ट्स को पहचानना, उनको क्लीन करना, साफ करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। तो इसके अंतर्गत जो संभरण प्रबंधन का चक्र है, इसके अंतर्गत हम डेटा का संग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि स्टॉक की निकासी कितनी कब हुई, विक्रय का क्या प्राइस रहा, आपूर्ति किस प्रकार का है, और सारा चीज ये हम डेटा विश्लेषण के माध्यम से ही कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था ये PDF मिल सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके आप ज्वाइन कर ले। और PDF को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो पासवर्ड हमने यहां स्क्रीन पे दे दिया है। इसी पासवर्ड के द्वारा आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछता है वस्तु सूची नियंत्रण के वैज्ञानिक ढांचे और तकनीकों का परीक्षण कीजिए। तो वस्तु सूची नियंत्रण यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताना है। और इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी भी संगठन के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत हम सामग्री और उत्पादों की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता, उसकी लागत, ये सारी चीजें सुनिश्चित करते हैं और नियंत्रित करने के लिए वस्तु सूची नियंत्रण को अपनाया जाता है। वस्तु सूची जो नियंत्रण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित कर सके कि जो आवश्यक सामग्री है वो सही मात्रा में, सही समय पे और सही स्थान पे उपलब्ध हो सके, ताकि जो उत्पादन है और जो बिक्री है उसकी प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आए। क्योंकि अगर टाइम से आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होगा, तो कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन को नहीं कर पाएगा, उससे वेस्टेज उसका ज़्यादा होगा,
मनी वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से अगर हम वस्तु सूची नियंत्रण के वैचारिक ढांचे की बात करें तो इसमें देखते हैं कि कई प्रकार के आपको तत्व दिखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला तत्व आएगा सामग्री का सही स्तर। तो इसके अंतर्गत आपको स्टॉक को सही स्तर पे लाना आवश्यक है। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि कौन सा सामग्री हमें कितने स्तर पे चाहिए, ना वो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि यदि अधिक हो गया तो उसके रख रखाव में, उसके स्टोरेज में हमें अधिक पेमेंट करना पड़ेगा, लागत बढ़ जाएगी। और यदि स्टॉक कम हो गया तो इससे आपका उत्पादन गिर जाएगा और बिक्री में भी रुकावट आ जाएगी। इसलिए स्टॉक का सही मात्रा में होना अति आवश्यक है। फिर दूसरा इसका वैचारिक तत्व जो है वो आता है आपका सामग्री का सही समय पर उपलब्धता। इसे हम एक प्रोसेस कहते हैं जिसे JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कहा जाता है। और इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि सही समय पे और सही जगह पे सामान उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो है उसको अतिरिक्त भंडारण की लागत से बचा जा सके। जैसे एक फर्म है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रहा है, मान लीजिए मग बना रहा है, तो उसके लिए प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल है वो आवश्यकता होगी। तो यदि वो पहले से अधिक रॉ मटेरियल रखेगा तो उसके लिए अलग स्टोरेज चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको शॉर्टेज हो और इंस्टेंट उनको सप्लाई मिल जाए तो इसके वजह से क्या हेल्प होगा कि उसका जो भंडारण लागत है उससे वो बच जाएगा, क्योंकि तुरंत ही उसके फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्ट पहुंच गया। इसमें फिर स्टॉक का रिकॉर्ड रखना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसका स्टॉक का रिकॉर्ड रखें कि हमारे स्टॉक की स्थिति क्या है, भंडारण का स्थान कहाँ है, हमने अपने स्टॉक्स को कहाँ रखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी क्या है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें स्टॉक का रिकॉर्ड रखने में यूजफुल होता है। इसके अलावा वस्तु सूची का वर्गीकरण, यानी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको श्रेणियों में डिफाइन किया जाए। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट्स है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे इसमें कि जो भी सबसे हाई प्राइस की प्रोडक्ट है, ठीक है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे और इसको सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक इसी प्रकार से जो इससे लो लेवल का होगा, इससे कम प्राइस का होगा और उसकी डिमांड भी कम होगी तो उसको बी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें वस्तु सूची का वर्गीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम टेक्निक्स की बात करें कि वस्तु सूची का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, तो इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है आपकी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम EOQ कह सकते हैं। तो EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि किसी वस्तु की खरीदारी की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि कुल लागत को जो है न्यूनतम किया जा सके। फिर दूसरी टेक्निक आती है इसमें JIT यानी कि जस्ट इन टाइम, यानी कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा इसमें आता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री यानी कि VEO। तो इस टेक्निक में देखते हैं कि जो भी आपके आपूर्तिकर्ता है, जो वेंडर्स है, वो सही समय पे आपके लिए अवेलेबल हो और गोदाम को वो सही समय पे फुलफिल कर सके और आपकी इन्वेंट्री को फुलफिल कर सके सही टाइम पे। इसके अलावा आता है इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्ट्रेटेजी। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल में हम स्टॉक्स को डिसाइड करते हैं कि मिनिमम लेवल हमारे पास इतना होना ही चाहिए और मैक्सिमम हम इससे ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे। खास तौर से ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं या मिड साइज की कंपनीज होती हैं, तो उनके लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा साइकिल काउंटिंग एक इंपॉर्टेंट पद्धति है जिसके अनुसार इसमें देखते हैं कि भंडारण जो है हमारे पास उसका एक हिस्सा कितने समय बाद वापस वो खराब हो सकता है या वापस वो खत्म हो सकता है। तो इसमें हम साइक्लिंग काउंटिंग करते रहते हैं कि इतने समय बाद हमें वापस से इसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक और इसमें हम टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसे ABC टेक्निक कहते हैं। तो ABC टेक्निक्स में देखिए श्रेणीबद्ध किया जाता है प्रोडक्ट्स को। जो आपकी सबसे हाई प्राइस और जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको A कैटेगरी में रखेंगे, देन फिर B में रखेंगे जो कि मिड साइज प्राइस की होगी और उसकी निगरानी भी सामान्यता होती है, यानी उसको हमें सेव रखने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना तो उसको मिड साइज में रख सकते हैं। C में आप उन वस्तुओं को रखेंगे जिनका प्राइस काफ़ी कम होता है और इनको निगरानी के भी कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सामग्री हैंडलिंग के महत्व को उजागर कीजिए। तो मटेरियल हैंडलिंग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो सामग्री हैंडलिंग देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सामग्री या उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने,
उठाने, उसे रखने और संगठित करने के तरीके और प्रबंधन इसमें शामिल होते हैं। यानी आपके पास जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसका हैंडलिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आपका सामग्री हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक सामान को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार ले जा रहे हैं, उसको कैसे उठा रहे हैं, उसको कैसे रख रहे हैं, क्या आपका वे संगठित है या नहीं है, ये सारी चीजें आपका सामग्री हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। सामग्री हैंडलिंग देखिए किसी भी फर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी भी फर्म को लाभकारी बना सकता है। इससे कई फायदे होते हैं। ये आप अगर सही से अगर हैंडलिंग करते हैं तो इससे आपका टाइम का बचत होगा, मनी का बचत होगा, और इससे आपके जो कर्मचारी है वो भी अधिक कुशल तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसी तरीके को आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर देंगे कि जो हमारा सामग्री हैंडलिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, उससे सबसे पहला फायदा यही है कि इससे कार्यकुशलता और उत्पादन में वृद्धि आती है। तो इसे एक उदाहरण से देखें तो कह सकते हैं कि यदि एक कोई कारखाना है और उसमें अगर जो काम हो रहा है किसी भारी वस्तु का हो रहा है, ठीक है, भारी वस्तु सामानों को, मशीनरीज का एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो इसका अगर हैंडलिंग सही तरीके से किया जाए तो क्या फायदा होगा कि एक तो जो उस फर्म के या उस फैक्ट्री के कर्मचारी है वो शारीरिक रूप से कम थकेंगे और इस कम थकावट की वजह से वो अधिक उत्पादक कार्य कर पाएंगे। तो इससे हमारी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी और उत्पादन में भी वृद्धि आएगी, क्योंकि हमारे पास अगर जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को इधर से उधर करने के लिए हमारे पास अगर मशीनरीज होगी, लाइक अगर हमारे पास क्रेन होगा, तो इजीली तरीके से हम उसको मूव कर पाएंगे। इसके अलावा ये आपका सुरक्षा में भी सुधार करता है। अगर सामग्री हैंडलिंग को हम सही तरीके से करें तो इससे जो काम के स्थल है, फैक्ट्रीज है, कंपनी है, तो वहां पे दुर्घटना होने के कम चांसेस होता है। अगर किसी प्रोडक्ट को कोई इंसान मैनुअल उसे उठाकर या धक्का देकर ले जाता है तो इससे सामग्री का भी डैमेज होने का खतरा रहेगा और उस इंसान के भी दुर्घटनाग्रस्त और चोटिल होने की संभावना रहेगी। लेकिन हम हैंडलिंग करने के लिए अगर क्रेन का इस्तेमाल करें, कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल करें, तो इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी, दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा और कर्मचारियों की सुरक्षा में इससे वृद्धि होगी। इसके अलावा इससे सामग्री हैंडलिंग से लागत में भी नियंत्रण आता है। यानी कि हमारे पास जो सामग्री है, अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसके लिए हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि हम परिवहन का कौन सा स्रोत इस्तेमाल करेंगे जो कि कम लागत में हो जाएगा। अगर एक सामान है, छोटा सामान है, तो उसको आप स्मॉल साइज उसको आप ट्रक से भेज सकते हैं, टेम्पो से भेज सकते हैं। अगर आपका कोई बिग साइज प्रोडक्ट है तो उसके लिए बड़े पर्यावरण के साधनों का इस्तेमाल करना होगा। तो इससे हम अपनी लागत का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा सामग्री हैंडलिंग हमारे समय को भी बचाती है। तो प्रोडक्ट हैंडलिंग में हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण रूप से यूजफुल है, क्योंकि ये हमें अधिक लाभान्वित करता है। इसमें अगर हम देखें तो एक जो उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन लाइन में देखें तो लगातार उस सामग्री का सही तरीके से और सही समय पे आपूर्ति करने के लिए उत्पादन की गति बनाए रखनी आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो अगर हम सामग्री हैंडलिंग सही से करते हैं तो रेगुलर हमारा जो प्रोडक्शन है चालू रहेगा और इससे जो है हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। फिर बेहतर भंडारण और स्वास्थ्य स्थान का प्रबंधन के लिए भी सामग्री हैंडलिंग का यूज किया जाता है। सामग्री हैंडलिंग के द्वारा जो है हम उपयुक्त स्थानों का चयन करते हैं कि कौन से स्थान पे हम अपने सामान को रखें ताकि कम से कम नुकसान हो और प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक बने रहे, और इसका फायदा ग्राहक संतुष्टि में भी वृद्धि करने के लिए होता है। साथ साथ ये संसाधनों को बेहतर उपयोग करने पे भी बल देता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संभारण सूचना प्रणाली की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो देखिए इस सब्जेक्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनमें थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन करना है। लगभग आपको आंसर एक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का मोटिव केवल इतना ही है कि जो एक फर्म और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, वो कौन कौन से वे का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी में एक वे आता है संभारण सूचना प्रणाली, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में हम सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम का कैसे यूज करते हैं, तो इसी को संभारण सूचना प्रणाली कहा जाता है। तो संभारण सूचना प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल तरीकों का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं कि आप कंप्यूटरीकृत
तरीकों का यूज किया जाता है और इसमें मैनुअल प्रणाली को कम किया जाता है। इसमें डिजिटल तरीकों के इस्तेमाल से ही सेम कार्य किया जाता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कितना करना है, स्टोरेज कितना होना चाहिए, स्टोरेज कहां होना चाहिए, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज सही टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख देनी है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा एग्जाम है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। इसका 6, 7 और 8 क्वेश्चन आप पीडीएफ के द्वारा कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।